हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से हम आ चुके हैं अपने क्लास में। और आज हम लोग एक स्टूडेंट लोग का डिमांड था कि ट्रायंगल पे वीडियो बनाया जाए सर, ट्रायंगल चैप्टर पे। इसके पहले हमने ट्रायंगल का ही एक पार्ट किया था। 2-3 लोग बोले थे कि सर पाइथागोरस थ्योरम पे वीडियो बना दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का बना दिया है। तो फिर उसके बाद आज कमेंट दिखा हमें कि सर बनाइए ट्रायंगल चैप्टर का, पूरा ट्रायंगल चैप्टर का। तो चलिए ट्रायंगल चैप्टर को हम लोग शुरू से बनाते हैं पूरा वीडियो, और बहुत अच्छे से बनाएंगे। हाँ, जिन्होंने इसका डिमांड किया था उनका नाम है विनीता कुमारी। तो शुरू करते हैं आज से ट्रायंगल। अच्छा, अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं लाइक करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह से आपको वीडियो हरदम मिलता रहेगा। जो टॉपिक का बोलेंगे अब हम उस टॉपिक पे बनाते रहेंगे, एग्ज़ाम तक बनाते रहेंगे। और एग्ज़ाम से थोड़ा दिन पहले हम पूरे सिलेबस का रिवीजन भी कराएंगे आपका, 1 घंटे 2 घंटे का मैराथन लेके, ठीक। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल, हमें क्लास 10th के ट्रायंगल में क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो पहले देखते हैं सिमिलरिटी के का मतलब क्या होता है। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन, तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन ही है। तो सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन का समझ लेते हैं क्या मतलब होता है। देखिए, सिमिलरिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम दिखना। साइज तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप क्या होगा? सेम ही होगा। जैसे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन की बात करें, जैसे एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक छोटा सा स्क्वायर ABCD, एक बड़ा सा स्क्वायर देख लेते हैं PQRS। दोनों स्क्वायर हैं। अगर साइज की बात करें तो दोनों का साइज क्या है? डिफरेंट है, ठीक। और अगर शेप की बात करें तो दोनों का शेप क्या है? अलग अलग है। एक बड़ा, साइज डिफरेंट है, शेप दोनों का सेम है। शेप क्या है? स्क्वायर शेप है इसका, मतलब ये भी स्क्वायर शेप का है, ये भी स्क्वायर शेप का। इनमें एक रिलेशन आता है, जो शेप बिल्कुल सेम हो और साइज डिफरेंट हो तो इनमें एक रिलेशन आता है। क्या होता है? इनका एंगल बिल्कुल सेम आएगा। एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ सब में 90 डिग्री एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। पहली बात देख लीजिए क्या आएगा। फर्स्ट बात क्या है कि एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी सेम। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इक्विएंगुलर का मतलब होता है कि सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। इक्विएंगुलर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। और साइड में क्या होता है? साइड जो है, मान लीजिए ये 2 होगा तो एक प्रोपोर्शनल में होता है। साइड 2 होगा तो ये इस तरह से प्रोपोर्शनल होगा कि 4 हो जाए, ये सब। तो साइड का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 2 कंडीशन है सिमिलर होने का, ट्रायंगल सिमिलर होने का, या ट्रायंगल या कोई भी पॉलीगन सिमिलर होने का। क्या 2 कंडीशन है? एक तो इक्विएंगुलर होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएगा, और दूसरा नंबर साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। दोनों में से अगर एक भी टूट जाए तो शेप जो है ना सेम नहीं रह पाएगा। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री है, अगर कुछ करके हम यहाँ 60 डिग्री बना देते हैं तो क्या होगा? ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रहेगा ही नहीं। स्क्वायर नहीं रहेगा तो फिर शेप चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। तो शेप चेंज हो गया मतलब सिमिलर नहीं है। तो एक ही बात ध्यान में रखना है आपको, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल से सेम होना चाहिए, मतलब इक्विएंगुलर होना चाहिए, और दूसरा बात साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बस 2 ही बात ध्यान में रखना है इसके लिए, सिमिलरिटी होने के लिए। आप अनुभव करके भी देख सकते हैं। आप जैसे आर्किटेक्चर बनाते हैं बिल्डिंग का, क्या
अब बिल्डिंग का मतलब बनने से पहले ही डिजाइनिंग तैयार करते हैं। तो ये क्या होता है, डिजाइनिंग तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी शेप का बड़ा सा बनता है बिल्डिंग। तो क्या है, एक सिमिलर फिगर है उस बिल्डिंग का, मतलब सारा एंगल, सारा दीवार, सब कुछ छोटे छोटे में सेम बिल्कुल, लेकिन प्रोपोर्शनल में उसका बड़ा प्रोपोर्शनल में बनता है बिल्डिंग। तो क्या होगा, वहाँ पे सभी साइड का रेशियो सेम आएगा। रेशियो निकालेंगे तो 4/2, 2 या फिर 2/4 तो 1/2, सभी साइड का रेशियो सेम ही आएगा। समझे? तो चलिए आगे देखते हैं इसके आगे और क्या क्या होता है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कॉन्ग्रेंट शेप। कॉन्ग्रेंट का तो मतलब होता है बिल्कुल ही सेम, साइज भी सेम होगा, वहाँ पे शेप भी सेम होगा, शेप भी सेम, साइज भी सेम, तो कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। समझे? और यहाँ पे क्या होगा, साइज तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप डिफरेंट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमिलर। ठीक, तो इस तरह से एक रूल निकालता है कि सभी कॉन्ग्रेंट फिगर जो है सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसी सिमिलरिटी पे क्या है, एक ट्रेंगल का सिमिलरिटी हमें पढ़ना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, ये पूरे चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल। और उसके पहले एक थेल्स थ्योरम है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के पहले थेल्स थ्योरम है, इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। चैप्टर का नाम हो गया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या क्या होता है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जा चुका है, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि कितना बार पूछा गया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फिर प्रूफ क्या है, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बोलते हैं हम लोग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम भी लिख के एग्जाम में आता है। ये थेल्स साहब ने इसका मतलब इसको दिया था, थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट इसका क्या है कि if a line is drawn parallel to third side of a triangle to intersect at two distinct point of other two side। क्या है कि if a line drawn parallel to third side of a triangle to intersect at two distinct point, यदि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के बेस के पैरेलल, मतलब थर्ड साइड मान लीजिए उस बेस को, कोई भी थर्ड साइड हो सकता है, बेस ही नहीं होगा थर्ड साइड, कोई भी थर्ड साइड हो सकता है। एक लाइन पैरेलल खींचते हैं किसी साइड के पैरेलल, मतलब उसको थर्ड साइड बोल रहे हैं जिसके पैरेलल हम खींच रहे हैं। थर्ड साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं, क्या एक लाइन खींचते हैं तो वो दो साइड को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट में काटेगा। ठीक, अलग अलग काटेगा ही, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा। तो जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है तो क्या होता है, उनका रेशियो जो होता है वो सेम होता है, मतलब रेशियो सेम होता है। उसी बात को लिखेंगे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अदर टू साइड, देन their ratio are equal।
यही स्टेटमेंट आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन कंटेंट यही होना चाहिए कि ट्रेंगल में, किसी भी ट्रेंगल में थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटती है, और काटने के बाद क्या होता है कि उनका रेशियो जो है, कटिंग जो कट के दो पार्ट में हो जाते हैं तो उनका रेशियो जो है सेम आता है। ठीक, इसको डायग्राम में दिखाएंगे आपको, हम इसको अच्छे से डायग्राम में दिखाते हैं। तो कोई ट्रेंगल है, ये कोई सा भी ट्रेंगल ले लीजिए, कोई सा भी ट्रेंगल, ठीक, ए बी सी एक ट्रेंगल है। एक लाइन खींचते हैं हम, एक लाइन हमने खींचा थर्ड साइड के पैरेलल, बीसी के पैरेलल क्या किया, एक लाइन खींचा, ठीक, डी ई इसका नाम देते हैं, ठीक। तो ये दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो बचे हुए साइड के दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये क्या होगा, ये जो इस तरह से है तो हमें ए डी बाई, अब प्रूफ इसका देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, जो जो लिखते हैं हम लोग, गिवेन, प्रूफ देख लेते हैं इसका। गिवेन लिखेंगे पहले, कल बताया था कि पहले गिवेन लिखते हैं, ट्रेंगल ए बी सी, ठीक, बी सी पैरेलल डी ई। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए डी, तो डिस्टेंट पॉइंट पे काटता है ना तो उनका रेशियो सेम होता है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक। ये थेल्स आप कहते हैं कि यदि कि ट्रेंगल में हम लोग थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो दो बचे हुए साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटता है, तो उनका रेशियो जो होगा ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी आएगा, ठीक, रेशियो इनका सेम आता है। तो ठीक है, इस थ्योरम को हम लोग अब प्रूव करते हैं। तो गिवन हमने लिख दिया कि ट्रेंगल ए बी सी है, बी सी पैरेलल डी ई है, और ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब थर्ड स्टेप पे आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है। क्या कीजिए, डी से सी को ज्वाइन कर दीजिए, डी से सी को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद अब क्या कीजिए, इसे डी से ए ई पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं। डी से ए ई पे एक परपेंडिकुलर, डी से ए ई पे एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं, मोटा सा परपेंडिकुलर हो गया ये। तो डी से ई पे ए ई पे एक परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देते हैं एम। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने एम दे दिया, बुक में भी एम ही दिया हुआ है तो आदत होगा एम का है तो एम ही दे देते हैं हम। एक और परपेंडिकुलर यहाँ से खींच लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एन, ठीक। और अब हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई, ठीक। डीएम के बारे में लिख रहे हैं, डीएम इज परपेंडिकुलर टू ए ई, हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो एंड ई एन परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर ऐसे लिखा जाता है, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक। तो अब ये कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब टू प्रूफ लिखते हैं, देखिए टू प्रूफ तो लिखा चुका है, मतलब 3 पॉइंट हो गया। अब प्रूफ स्टार्ट होगा, इसका प्रूफ स्टार्ट होगा। साइड का रेशियो कब आएगा, जब हम एरिया की बात करें। एरिया में ही तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया निकालते हैं। देखिए हमें, देखिए ए डी बाई डी बी लाना है, तो हमें उस ट्रेंगल को लेना पड़ेगा जिसमें ए डी बेस आए, ठीक। तो डी बी फिर लाना है, तो डी बी लाना है तो उस ट्रेंगल को लेना पड़ेगा जिसमें बी डी बेस आए या डी बी बेस आए। तो पहले हम ट्रेंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी बेस पे एरिया निकाल रहे हैं, ठीक। ए डी बेस पे देखिएगा, हाफ इंटू बेस ए डी इंटू हाइट क्या है ए डी बेस का, देखिए ई
EN हाइट है ना, AD ट्रेंगल है, AD अगर बेस लेंगे तो EN क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हाफ इंटू AD इंटू EN। बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक तो निकाल लिया, फिर हमें AD बाई DB ले आना है, तो DB वाला ट्रेंगल लेंगे BDE। ठीक, अगेन एरिया, नाउ अगेन क्या फिर लिखते हैं हम लोग, अगेन एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE। BDE क्या होगा, हाफ इंटू BD बेस पे, BD इंटू हाइट इसका कितना है, BD वाला BD जो ट्रेंगल है इसका हाइट कितना है, देखिए BDE ट्रेंगल जो है इसका हाइट है BDE ट्रेंगल, तो BD बेस पे जो हाइट है, देखिए EN हाइट है BD बेस पर, BD बेस को क्या किए, एक्सटेंड किए हैं, ये आपका BD बेस है। ठीक, BDE का ये BD बेस है और ये हाइट EN हो जाएगा क्योंकि इसी बेस पे तो हाइट है, एक्सटेंड किया हुआ है। ऑब्ट्यूज ट्रेंगल होता है ना तो उसको एक्सटेंड करने पे हाइट आता है। ठीक, ये हाइट है, तो हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं 1 और 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए डिवाइड 1/2, देखते हैं डिवाइड 1/2 वी गेट, हमें क्या मिलता है डिवाइड करने पे, देखिए ज़रा, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू हाफ इंटू BD इंटू EN। तो EN से EN कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया AD बाई BD। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE इक्वल टू क्या आ गया, AD बाई BD। यहाँ तक समझ गया। इसके बाद और थोड़ा है उसको भी लिखते हैं, थोड़ा जगह नहीं है तो हमें एक तरफ से इरेज करना पड़ेगा, तो इसको एक तरफ से इरेज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, थोड़ा हट जाते हैं हम। चलिए इस साइड से अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ऊपर से ही इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए अगेन अब क्या लेना है हमें, AE बाई EC लेना है। तो AE ऐसा ट्रेंगल ढूंढेंगे जिसमें AE हो बेस के रूप में और EC हो बेस के रूप में, नहीं होगा तो बेस बनाएंगे इसको, बेस उसी को बनाते हैं जिसका परपेंडिकुलर हमें पता हो। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रेंगल अब लेते हैं हम AE यहाँ पे है, तो फिर ADE का ही निकालते हैं, AE बेस पे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू AE इंटू अपनी बार हाइट EN हो जाएगा, क्योंकि AE बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका DM, सॉरी EN नहीं DM होगा, AE बेस लेंगे तो हाइट DM हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे DM। उसके बाद में डिवाइड करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल, अब ADE में AE तो आ गया, यहाँ पे EC वाला ढूंढिए, EC DEC, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू DEC। तो DEC EC, देखिए DEC लिए है ना, तो EC और EC का एक हाइट क्या है, हाइट देखिए, हाइट EC का अगर हाइट देखेंगे ये बेस होगा, तो इसी को एक्सटेंड किए हैं तो ये DM बना हुआ है, समझे, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना DEC, तो इसका देखिए हाइट है DM, क्योंकि EC बेस में ही तो है, एक्सटेंड किए हैं तो हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक, अब फिर डिवाइड कर लेते हैं, इसको दे देते हैं नाम 3 और इसको 4, डिवाइड 3 अब बाई 4,
3/4 करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, ये आ गया AE/EC। ठीक, अब आप इसको देखिए यहाँ पे एक इसका नाम कुछ, अब ये ADE/BDE आया, ADE/BDE आया, तो यहाँ पे ऊपर वाला RHS की अगर बात करें तो इन दोनों इक्वेशन को देखिए। एक इक्वेशन इसको 5 बना दीजिए और इसका क्या नाम बनाएंगे, फिर इसको भी कुछ, इसको B दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं A। ठीक, अब इक्वेशन A में और इक्वेशन B में देखिए क्या है। इक्वेशन B में देखेंगे तो ADE ऊपर है, इसमें भी ADE ऊपर है, इसमें DEC नीचे है, इसमें BDE नीचे है। तो अब BD और DEC का देखिए क्या कहते हैं, BD और DEC। अब BD और DEC को देखिए, BDE ये ट्रेंगल, उसके बाद DEC ये ट्रेंगल। दोनों ट्रेंगल जो है ना इस दो पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों ट्रेंगल इस दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम हुआ करता था कि यदि दो ट्रेंगल यदि पैरेलल लाइन के बीच में हो, दो ट्रेंगल यदि एक पैरेलल लाइन के बीच में हो, अगर उनका बेस सेम हो, ट्रेंगल बिटवीन टू पैरेलल्स हैविंग सेम बेस हैव इक्वल एरिया। तो ये दो ट्रेंगल अगर सेम पैरेलल के बीच में हो और उनका बेस इक्वल हो, बेस एक ही हो, तो क्या होता है, उनका एरिया इक्वल होता है। तो इस तरह से एक बार और सुन लीजिए कि दो ट्रेंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है और उनका बेस क्या है, कॉमन है। बेस कॉमन हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस ट्रेंगल का, ट्रेंगल DEC और ट्रेंगल BDE का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, नीचे में लिखेंगे अगेन, नाउ लिखेंगे ट्रेंगल BD, एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इक्वल आएगा। क्यों आएगा इक्वल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्यों इक्वल आएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, लिख सकते हैं कि ट्रेंगल both are on the same base and between same parallels। parallels मतलब दो पैरेलल हैं, सेम पैरेलल्स, दोनों क्या है, सेम बेस पे है और दो सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो इसलिए क्या होगा, एरिया इनका इक्वल होगा। तो इस तरह से जब इसका एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है, तो मान लीजिए x यूनिट अगर एरिया है इनका x स्क्वायर यूनिट, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी x स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इससे नीचे वाले को मिटाते हैं, लिखते चलते हैं। तो इस तरह से फ्रॉम A एंड B हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कि क्या हो जाएगा, जब दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। देखिए नीचे वाला ही तो इक्वल नहीं था, तो नीचे वाला क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए फ्रॉम A एंड B हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, अच्छा एक बार और लिख ही देते हैं, ट्रेंगल एरिया ऑफ DEC, अब पुट कर दो ना, ये x जो है ना, ये पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन, ये भी x हो जाएगा। और इस तरह से जब ये दोनों राइट साइड, लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, तो इसलिए AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन BD क्या हो जाएगा, राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो। फिर एक बार समझाने की बात करते हैं आपको। देखिए BDE और DEC का एरिया सेम है, जितना यूनिट भी आएगा दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, जितना स्क्वायर यूनिट हो।
दोनों का एरिया सेम होगा। और ऊपर वाला तो सेम ही है, एडी है, एडी यहाँ पे भी है, ये भी सेम ही है, नीचे वाला भी, तो नीचे वाला भी सेम हो गया, ऊपर वाला सेम है। तो इसका मतलब LHS इक्वेशन ए और बी का LHS क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, इसलिए AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC आ जाएगा, समझे, प्रूव्ड। तो ये थेल्स थ्योरम था, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और हमारा प्रयास अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में छीट भी दीजिए इसको। वैसे खाली देख के और एक आदमी चुपचाप रह जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।